सीधे रुख करेंगे हम अनुराग पटेरिया साहब का, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पटेरिया साहब, एक चीज़ इस पूरे चुनाव प्रचार में देखने को मिली और वो रही सियासी बयानबाजी। थोड़ा सा शुरुआत में मैं आपको लेकर जाऊंगा। जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि ये पूरा चुनाव सिंधिया वर्सेस कमलनाथ रहेगा, लेकिन बीजेपी ने कुछ समय के लिए सिंधिया को पीछे रखा और शिवराज सिंह चौहान आगे रहे। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से 2-3 कुछ ऐसे बयान आए जिसको लेकर बीजेपी आक्रामक हुई और फिर पूरा मामला सिंधिया साइड हुए, कमलनाथ वर्सेस शिवराज सिंह चौहान हो गया और उसके बाद में सिंधिया ने भी आकर मोर्चा संभाल लिया। बीजेपी की क्या ये रणनीति थी, आपको ऐसा लगता है? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की रणनीति जो है वो एयरलाइंस या रेलवे के डायनामिक फेयर सिस्टम की तरह है। उनको जैसा लगता है उस रणनीति को लगातार वो बदलते चले गए। सबसे पहले सिंधिया को आगे किया और सिंधिया के खिलाफ जब वफादार गद्दार का मामला एकदम से सामने आ गया तो उनके स्थान पर शिवराज सिंह चौहान को आगे कर दिया गया। अभी थोड़ी देर पहले जुगल शर्मा खुद ही कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में और खासतौर से चंबल ग्वालियर में सारा भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अभियान शिवराज सिंह चौहान के इर्द गिर्द ही केंद्रित रहा है। दरअसल जैसे उन्हें लगा कि इस पर सिंधिया को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बदल दी। दरअसल कांग्रेस की रणनीति यही है कि हमारे पास कैडर नहीं है, लेकिन उन्होंने इसको एक लोगों के दिलो दिमाग में बैठाने की पूरी कोशिश की कि एक कुल मिला के बिकाऊ बनाम टिकाऊ का मुद्दा है, गद्दार बनाम वफादार का मुद्दा है और बिना कहे हुए लोगों तक ये बात पहुंच गई। क्योंकि जिन लोगों को छोड़ा गया उनके खिलाफ बहुत ही सख्त आरोप लगाए गए थे कि 30, 35, 25 करोड़ कितने रुपए नहीं लिए गए। सबसे बड़ी बात है कि आपके खिलाफ क्या तथ्य है, बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपके बारे में परसेप्शन क्या बनाया जा रहा है। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव में परसेप्शन बनाया गया कांग्रेस की तरफ से कि जितने लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा है वो कहीं ना कहीं लाभ लेकर, पैसे लेकर गए हैं। और इसके लिए काउंटर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही खूबसूरती से एक गोल शिफ्ट कर दिया। जहां पहले सिंधिया को आगे किया था वहां शिवराज को आगे कर दिया, उमा भारती को आगे कर दिया, नरेंद्र सिंह तोमर को आगे कर दिया। तो बैटरी ऑफ लीडर्स जिस तरह से आगे आई, अब आप शिवराज जी के बारे में बोलेंगे, उमा भारती के बारे में क्या बोलेंगे, नरेंद्र सिंह तोमर के बारे में क्या बोलेंगे। तो वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम गोल पोस्ट खड़े कर दिए, लेकिन कांग्रेस को अपने रणनीति पर भरोसा है और उनका पूरा भरोसा कमलनाथ के ऊपर है। चलिए, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स जो थी वो बीजेपी के साथ मौजूद थी। इस वक्त हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट मेरे हाथ में है। राहुल गांधी आए नहीं, मुकुल वासनिक आए नहीं, अशोक गहलोत आए नहीं, प्रियंका गांधी आई नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू आए नहीं। लिस्ट लंबी होती चली जा रही है और हर निशान के आगे क्रॉस लगता चला जा रहा है। क्या लगता है आपको, पूरा उपचुनाव क्या कमलनाथ ने अकेले अपने चेहरे पर लड़ लिया? बिल्कुल सोहेल, और ये आते भी तो ऐसा कुछ कर नहीं पाते कि कांग्रेस के लिए वोटों की झड़ी लगा देते या इनके आने से चुनाव प्रचार का पूरा परिदृश्य बदल जाता। कमलनाथ जी के साथ जब हमारी चर्चा हुई और हमने पूछा तो उन्होंने कहा ना सोनिया जी, ना राहुल जी, ना प्रियंका जी ये उपचुनाव में आते नहीं हैं। और आप देखें तो बीजेपी की तरफ से भी कोई ऐसा सितारा प्रचारक इस चुनाव में था नहीं जिसको आप कह सकें कि, जबकि बीजेपी के पास गैलेक्सी ऑफ स्टार्स हैं, तमाम बड़े मुख्यमंत्री भी हैं। कांग्रेस ने तो फिर भी भूपेश बघेल जी को बुलाया और प्रमोद कृष्णम आए और सचिन पायलट आए, लेकिन बीजेपी ने तो उस तरफ तवज्जो ही नहीं दी और बीजेपी का काम जो है सिर्फ शिवराज जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया संभालते रहे। लेकिन मैं जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी तरफ मुझे लगता है हम सबका ध्यान जाना चाहिए, वो चीज़ ये है कि इस इलेक्शन ने राजनेताओं की विश्वसनीयता पर बड़े सवाल खड़े किए हैं जी। सवाल इसलिए खड़े किए हैं क्योंकि ये आरोप खुद दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से लगे हैं एक दूसरे के ऊपर। कांग्रेस की तरफ से आरोप था बिकाऊ और टिकाऊ का, और 35 करोड़ की बात हुई, उसकी तरफ से दिग्विजय सिंह जी ने रेट कार्ड जारी किया। और दूसरी तरफ दोनों ही दलों में ऐसे नेताओं, ख़ासतौर से बीजेपी के तो कुछ ही नेता गए कांग्रेस में, लेकिन गए वो भी। तो ये प्रश्न खड़ा होगा इस इलेक्शन के बाद, जैसा शिवाजी का चर्चित डायलॉग था कि गढ़ आला पण सिंह गेला। अब चुनाव में जीत हार तो एक सिक्के के दो पहलू हैं और जीत और हार कोई जीतेगा और कोई नहीं जीतेगा।
लेकिन राजनेताओं की विश्वसनीयता जरूर दांव पर लगी है इस चुनाव के बाद, और लोगों के मन में बड़ा अविश्वास हुआ है, क्योंकि न सिर्फ लेन देन के आरोप मध्य प्रदेश की राजनीति में, पटेरिया साहब हमारे साथ हैं, शायद ये पहला मौका है जब इतने बड़े लेवल पर लेन देन के आरोप राजनीति में लगे हैं और ये आरोप माना गया है कि ऐसा हुआ है। हो सकता है कि उसमें सच्चाई उतनी ना हो या बिल्कुल भी ना हो, ये अलग बात है, लेकिन ये लोगों के मन में परसेप्शन बना है कि राजनेता अपनी विधायकी को भी दांव पर लगा देते हैं। और बात सिर्फ यही नहीं है, सिंधिया जी के साथ जो धड़ा बीजेपी में आया, उसने तो एथिक्स की और सिद्धांतों की बात की कि हम उपेक्षित थे, और वो तर्क जनता के गले भी उतर रहा था कि सिंधिया जी को चेहरा नहीं बनाया गया। लेकिन उसके बाद जो विधायक उन्होंने अपना पद छोड़ा, उनके लिए जरूर ये सवाल है कि उन्होंने क्या राजनीतिक बिसात में मोहरे की तरह अपनी भूमिका निभाई है, या उनका राजनीति के प्रति कोई गहरा राग अनुराग है। तो ये जो चीज़ है, मुझे लगता है इससे राजनीति को बहुत क्षति पहुंची है, बात चाहे कांग्रेस की करें चाहे बीजेपी की करें। सोहेल, ठीक, तो इस वक्त लगातार चर्चा इस पर चल रही है कि जो चुनाव प्रचार है वो तो थम गया है, लेकिन अब ऊंट किस करवट बैठेगा, 3 तारीख को ये बात पता चलेगी। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से किस तरह का प्रचार इस पूरे कैंपेन के दौरान देखने को मिला। शरद जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उठाई और मैं चाहूँगा कि इस पर हम अपने मेहमानों से भी चर्चा करें। गद्दार शब्द बहुत शुरुआत में उठा, साख नेताओं की दांव पर लगी। भूपेंद्र सिंह साहब, आपके पास आना चाहूँगा इस मुद्दे को लेकर। हालांकि शुरुआत में कांग्रेस बहुत आक्रामक नजर आई, लेकिन धीरे धीरे ये मुद्दा सियासी बयानबाजी में कहीं छुपता नजर आया या फिर कहीं गुल हो गया। आपको क्या लगा? क्या आप बीजेपी की रणनीति में उलझकर इस मुद्दे को भूल गए, या फिर आपको ये लगा कि ये मुद्दा अब चुनाव में काम नहीं करेगा? ये आपकी धारणा है, किस बात से प्रेरित है मुझे नहीं मालूम। ये मुद्दा आखिरी दिन तक चला, आज भी चला और आगे भी चलेगा। और ये जो है, आप अगर विश्लेषण समझते हैं राजनीति का, तो ये आने वाले 2023 तक चलेगा ये मुद्दा। तो ये मुद्दा कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ये इतिहास का सबसे बड़ा कलंक है और ये इतिहास में जीवित रहेगा। ये जो राजनीति समझते हैं, जो राजनीति का विश्लेषण जानते हैं, वो इसको जानते हैं। दूसरी चीज़ ये जो है, ये केवल वैचारिक जुगाली के लिए हम कई चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन वो अर्थहीन है। दूसरी चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ जी कि अभी हमारे साथ ये मोहन राठौर जी बैठे थे। मोहन राठौर जी ने कुछ बातें करी हैं, उन्होंने बातें करी बहुत सारी। इनको जो है वास्तविक रूप में एक तरह से अनऑफिशियल मंत्री माना जाता है इमरती देवी का। जी, जो फैसले ये करते हैं, ऐसा बताया जाता है, जनचर्चा है कि वही फैसले इमरती देवी लेती हैं। तो इनसे ये सवाल ये है कि ये बहुत विकास की बातें कर रहे थे, बड़े बड़े बातें बता रहे थे। तो ये जो 7 महीने जो इमरती देवी का राजकाज है इस चुनाव के में, इस 7 महीने में उनने अंडा और सेव फल के अलावा क्या किया? जरा एक ये अपने मंत्रिमंडल की जानकारी दें। आप जनता के पैसे से चुनाव लड़ने के अलावा आपने कौन सा काम किया है, बताएं। आप कौन से फैसले इमरती देवी ने लिए इन 7 महीनों में? कौन से फैसले लिए शिवराज सिंह ने इन 7 महीनों में, सिवाय लूटखोरी के? आज जो है, हमने जिस 110 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है जैविक खेती में, उसकी प्रधानमंत्री कार्यालय से इंक्वायरी शुरू हो गई। 4 नवंबर को उसकी बैठक है। ये चोरों की सरकार थी। देखिए और ये जो है, ये विकास की बातें कर रहे हैं, देखिए भूपेंद्र जी, करना, थोते वादे करना है। सुनिए मेरी बात, चलिए जवाब, थोते वादे करना ये विकास नहीं, देखिए, जब हमने आपसे सवाल किया भूपेंद्र साहब, हमने किसी का नाम लेकर आपसे सवाल नहीं पूछा, हमने सिर्फ एक मुद्दे की बात आपसे रखी। मोहन सिंह साहब, ठीक, आपको क्या लगता है कांग्रेस ने शुरुआत में, उसी मुद्दे का मैं जवाब दे रहा हूँ, अब मेरी सुन मुद्दे का जवाब दे रहा हूँ। नहीं मोहन साहब, आपको क्या लगता है कांग्रेस ने जो आरोप लगाया? सुन लीजिए आप, सिवा जो है मोहन साहब, आप थोड़ा सा भूपेंद्र जी, आपको मैंने सुना है, आप मुझे भी सुनिए। मोहन साहब बोलिए, मोहन साहब बोलिए। ये अच्छी बात नहीं है, आप सीनियर लीडर है। भूपेंद्र जी एक बात सुनिए आप। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रहे हैं,
ये वो लोग हैं जिनके घरों से 300 करोड़ रुपया निकला था भ्रष्टाचार का, जिनका पूरा खानदान, जिनके रिश्तेदार आज भी कटघरे में खड़े हुए हैं। ये वो लोग हम पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। और जहां तक अगर ये बात कर रहे हैं कि मैं किसी मंत्री के मंत्रालय का काम देखता हूं, तो मैं आपको बता दूं, पहले तो ये बता दें ये पैसा कहाँ जब्त हुआ। मैं ये पैसा कहाँ जब्त हुआ है? झूठा आरोप आप लगा रहे हैं, मैं लगा रहा हूं। देखिए आप बताइए पैसा कहाँ जब्त हुआ? टिकाऊ का, बिकाऊ का, ये पिछले डिबेट में जरूर नजर आया। लेकिन शरद जी, जब चलिए, मुझे लगता है कि हम सुन लें, पहले हम बातें सुन लें। ये पहले कहाँ पैसा जब्त हुआ? हम सुन लें। आपने कह दिया वो आरोप हो गया। नहीं, कहाँ पैसा मुझे जब्त लगता है हुआ? हमें सुनना चाहिए। भूपेंद्र जी, कौन से आदमी थे? मेरा आग्रह है। जब कहाँ जब्त हुआ है पैसा? आपको पूरी बात किसने सुनिए। जब्त किया है पैसा? बताइए सुनिए, आप। फिर उसके झूठा बाद आरोप जवाब लगाते दीजिए। हैं आप। मैं आप मुझे कह रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, मैं आप एजेंसी का नाम बताइए जिसने पैसे जब्त किए हों। जिलाध्यक्ष, और बताइए मेरे आप 3 एजेंसी का विधानसभा नाम। आती हैं, डबरा, भितरबार और ग्रामीण। मुझे और मालूम तीनों में है, से मुझे 2 मालूम है। विधानसभा और कैसे जीते थे। बने थे ये भी मालूम हम है उस तरह मुझे। से काम करते हैं, हमारे मुझे जमीन मालूम पे है काम कैसे है। बने थे आप। आपको पता है, आपको मैं कई आपको जमाने कुछ से नहीं जानता पता, हूँ। आपको आप पता होता तो आप मुझे मत मुद्दे समझाएं, की मैं बात आपको करते, जमाने आप से विकास की जानता बात हूँ। करते। आपको आप बड़े अपने महाराज के सवा साल- जमाने से जानता हूँ मैं। आपको बड़े महाराज के जमाने से जानता हूँ मैं। और आपको यूथ कांग्रेस के शरद जमाने जी। से भी जानता हूँ मैं। आपका हमें क्रेडेंशियल नहीं पूछना शरद है। जी। मैं तो ये कह रहा हूँ आज जन जन ये जानता है, उसका जवाब दो आप। चलिए, आपकी मुझे मंत्री ने लगता है क्या कि हम फैसले लिए थोड़ा सा इस 7 विषय महीने को हाँ, मैं मुझे आपको लगता है वही बता रहा हम हूँ। इंडिविजुअल ये भ्रष्टाचार की जो आप बात कर रहे हैं, आप अपने आप के गले में झांकिए, आप इसको बात करिए। अरे जवाब दो, 7 महीने में क्या किया आपकी मंत्री ने काम? ये इस मंत्रालय 7 ने महीने मध्य प्रदेश में आगामी उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार थम गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मुद्दे तो उठाए, लेकिन उससे ज्यादा कहीं हमें सियासी बयानबाजी देखने को मिली। बयानों ने चुनाव प्रचार का रुख तक बदल दिया। न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी, 1 महीने से ज्यादा का प्रचार हमने देखा, क्या कुछ महसूस करते हैं आप? मुद्दे बयानों के शोर में कहीं खो गए, कमजोर पड़ गए, या फिर नजर आए, सुनाई दिए, कम सुनाई दिए, ज्यादा सुनाई दिए? क्या कुछ आपका आकलन? देखिए, ये चुनाव कोई 5 साला चुनाव नहीं था सोहेल, और ये चुनाव एक कृत्रिम चुनाव था जो परिस्थितियों की वजह से, या आप कह सकते हैं परिस्थितियों की वजह से जो हालात बने जी। उनकी वजह से ये चुनाव हुआ। इसलिए आप ये कहें कि इस चुनाव को लेकर कोई बहुत उत्साह था राजनीतिक दलों में भी और लोगों में भी, तो ऐसा नहीं था। हालांकि आरोप प्रत्यारोप थे, बिकाऊ टिकाऊ का मसला था, बीजेपी की तरफ से उसका जवाब था कि आप अपनी कमजोरी की वजह से गिरते हैं और आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं, तमाम तरह की बातें थी। लेकिन इसके बीच में चूंकि इस पूरे चुनाव में कोविड भी एक बहुत ज्ञात और अज्ञात फैक्टर रहा, और वो निरंतर चलता रहा इस चुनाव के साथ। जी। मैं नहीं याद कर पाता कि किसी चुनाव में मैंने इतने सारे दिग्गज नेताओं को कोविड पॉजिटिव होते हुए या किसी बीमारी की चपेट में आते हुए देखा। लेकिन उसके बाद भी चुनाव प्रचार का सिलसिला चलता रहा। मास्क, सैनिटाइजेशन के साथ मजबूरी नेताओं की हमने देखी भी कि आपको जाना ही पड़ेगा जनता के बीच में, और अभी भी कुछ नेता, जयवर्धन सिंह अभी भी प्रभावित हैं और हॉस्पिटलाइज हैं वो, और अंतिम फिनिशिंग के मौके पर वो चुनाव परिदृश्य में नहीं है। तो चुनाव में ये नेताओं को शुरू में समझ नहीं आया कि मसले क्या लेकर जाएं। कांग्रेस ने जरूर एग्रेसिवली उठाया शुरू से मसला, लेकिन बीजेपी के पास इस तरह का कोई मसला नहीं था बहुत ताकत से जो कांग्रेस के खिलाफ वो इस्तेमाल करती है। तो धीरे धीरे उसने कांग्रेस की गलतियों की तरफ, जुबानी गलतियों की तरफ फोकस करना शुरू किया। और जैसा पटेरिया साहब बता रहे थे कि बीजेपी इसमें बहुत ही माहिर है, और वो चुनाव को बहुत गौर से अपने कैंपेन को डिजाइन करती है और प्रतिद्वंदी पार्टी पर ये निगाह रखती है कि उसकी तरफ से क्या खामी हो रही है। और ऐसे कुछ मौके उसे कैंपेन के बीच में, खासतौर से अक्टूबर के पहले हफ्ते से मिलना शुरू हो गए, या सितंबर के मिड से उसको मिलना शुरू हो गए, और उन्हीं को लेकर हमले शुरू हो गए, चाहे वो कमलनाथ जी का बयान हो या उसके बाद शिवराज जी को लेकर जो बातें सामने आई हैं। और फिर ये मसला शुरू हो गया कि कांग्रेस तो कोसने की और गरियाने की राजनीति पर उतर आई है। तो यही वजह रही कि अगर आप सारे इन दोनों पार्टियों के बयानों को देखेंगे तो उसमें जनता के मुद्दे नहीं हैं। ये जरूर कांग्रेस कहती रही, लेकिन किसानों के लिए उसके पास क्या बेहतर है आगे कर्ज माफी के अलावा, इसके लिए कांग्रेस का पास कोई रोड मैप इस तरह का वो उसने पेश नहीं किया। बीजेपी अपनी पुरानी योजनाओं को और नई योजनाओं को, जो योजनाएं 2018 में शुरू हुई उनको बंद करने का आरोप कांग्रेस पर लगाकर आगे बढ़ने की बात कहती रही।
यानी अगर आप मुद्दों की बात करेंगे तो मैं यहां बैठकर मैं समझ नहीं पा रहा हूं, अभी मुझे कोई ऐसा मुद्दा याद नहीं आ रहा है दोनों दलों की तरफ से जो मेरी मेमोरी में कौंधता रहे। ठीक, पटेरिया साहब के पास चलते हैं। पटेरिया साहब, शरद जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, कोई मुद्दा नज़र नहीं आ रहा। क्या आपको इस पूरे उपचुनाव के दौरान कोई ऐसा मुद्दा नज़र आया जिसने इस प्रचार का रुख मोड़ा हो, या फिर आपको भी ये लगता है कि मुद्दे थे नहीं, इसलिए जो बयानबाजी देखने को मिली वो एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा थी? सोहेल साहब, मैं शरद जी को 100% एंडोर्स करता हूं। दरअसल कृत्रिम मुद्दे खड़े किए गए। कांग्रेस के पास तो एक मुद्दा था क्योंकि सरकार गिराई गई, बिकाऊ बनाम टिकाऊ का मुद्दा खड़ा किया गया। जी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने गलतियां की, भारतीय जनता पार्टी ने उसे लगातार पकड़ना प्रारंभ कर दिया। मैंने आपसे कहा पिछले बातचीत में कि भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन कैंपेन है, डायनामिक कैंपेन था। लगातार वो गोल पोस्ट और मुद्दों को लगातार बदलते चले गए। सामान्य रूप से परिवहन में कहा जाता है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। कांग्रेस अननेसेसरी विवादों में लगातार उलझती चली गई। कांग्रेस प्रचार ना भी करती तो बहुत अच्छी स्थिति में खड़ी हुई थी। शुरुआती दौर में बहुत अच्छी बढ़त के साथ वो मौजूद थे। दरअसल हिंदुस्तान में जो पिटता है, जो अपदस्थ होता है, उसके साथ एक सहानुभूति होती है, और कांग्रेस ने यही किया था, अपने मुद्दों को पहुंचाया था। वो अच्छी तरह जानते हैं कि ग्राउंड लेवल पर उनका वर्कर नहीं है, तो सरकार उनकी नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कुल मिला के कमलनाथ पर इसलिए फोकस किया था कि कमलनाथ की सरकार गई थी। अगर वो दिग्विजय सिंह को करते तो दिग्विजय सिंह की बट्टा ढाल सरकार का लोग चिट्ठा लेके आ जाते। तो कांग्रेस ने कुछ भी नहीं छोड़ा था कि भाजपा मुद्दा बना पाए। लेकिन कांग्रेस के बाद की जो बयानबाजी हुई, मुझे लगता है किसी व्यक्ति पर लोग आक्षेप, कलंक, इस सब चीजें पसंद नहीं करते। भले ही कमलनाथ ये कहते रहो कि आइटम से उनका मतलब नहीं था, लोकसभा में आइटम में होता है, लेकिन लोग जानते हैं आइटम माल या पटाखा क्या कहते हैं और लोगों को बोलचाल की भाषा में क्या होता है। लोग नालायक लायक में भी उलझ के रह गए, और फिर बाद में इसी थ्योरी को, इसी कैंपेन के तरीकों को कांग्रेस ने भी पकड़ा, और कांग्रेस ने भी लगातार शिकायतें की। चाहे आप देखिए, इमरती देवी को एक दिन के लिए कैंपेन के लिए बाहर कर दिया गया, मोहन यादव को एक दिन के लिए बाहर कर दिया गया। लगातार फिर कांग्रेस ने भी उसी अंदाज में जवाब देना प्रारंभ किया है। सबसे बड़ी बात है, इस बार मुद्दे गायब थे, वास्तव में थे ही नहीं। विकास की बात किसने की? किसने कोरोना की बात की? किसने कुछ कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में बातें हुई, लेकिन उन पर बातें किसने की? बीजेपी और कांग्रेस घोषणा पत्र जारी हुए, उनमें बातें कहाँ हुई? बातें तो वही हुई, गद्दार बनाम वफादार, टिकाऊ बनाम बिकाऊ, और लायक नालायक, आइटम तो ऐसा हो गया। मध्य प्रदेश की सियासत का जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो इस बात को हमेशा एंडोर्स किया जाएगा कि राजनीति किस नीचे स्तर तक जा सकती है। आइटम इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। ठीक, भूपेन गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। गुप्ता साहब, आपको क्या लगता है, कांग्रेस की तरफ से जो बयानबाजी हुई, कहीं कोई नुकसान कांग्रेस को उससे? कोई नुकसान नहीं, ये भी एक नॉन इश्यूज हैं, और ये नॉन इश्यूज केवल टीवी पे डिस्कस हो रहे थे, ज़मीन पर नहीं थे। ये केवल डिबेटों का विषय थे, क्योंकि डिबेटें जो है कैसी होती हैं सबको पता है। जनता के बीच में ये विषय कहीं भी नहीं है। जनता के बीच में विषय ये है कि जिन इमरती देवी के लिए अभी आप सहानुभूति पैदा करना चाह रहे हैं, वो इमरती देवी तो अपने वोटर से कह रही थी कि तेरी छाती में गाड़ दूंगी हैंडपम्प, वो कह रही थी कि तेरी दोनों आंखें फुड़वा दूंगी। ये जनता तो ये देख रही थी। ये टीवी के इशू नहीं बनती है, आंखें फोड़ना या कि हैंडपंप गाड़ देना, ये इशू टीवी के नहीं बनते, ये जनता के इश्यूज हैं, जनता के बीच में डिस्कस होते हैं। ये जो है, जब आदमी जो है गाली बक रहा है बिसाहू लाल सिंह और रामचंद्र जी की माता जी के लिए भी गंदे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ये टीवी के डिबेट के विषय नहीं बनते, ये जो है जमीन के विषय बनते हैं। जमीन पर इनकी चर्चा मैं होगी। आपसे ये तो बराबर ये जो बने सोच है, ये और एकांगी इनके सोच बरक्स है, लगातार इससे बातचीत सुनिए तो हुई। मेरी बात सुन ये लीजिए मुझे सर। लगता है कि आपका सर, आक्रोश हो सकता है, मुझे अपनी बात, लेकिन मुझे लगता है कि ये कहना, और आज हम इसीलिए इन विषयों पर बात कर रहे हैं भूपेन जी। लेकिन जी, मुझे बोलने दें सर। नहीं सर, मतलब हमें भी बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए बोलने दीजिए, हमारा भी अधिकार है बोलना सर। आप बोल लीजिए, फिर मैं बोलता हूँ। बोलना तो आपका भी अधिकार है, मेरा भी अधिकार है बोलना। आप बोल चुके हैं तो मुझे बता दीजिए। नहीं, आप बोल चुके हैं तो फिर मुझे बता दीजिए। मैं बोल चुका सर, अब आप बोलिए सर, फिर मैं बोलता हूँ सर। कोई दिक्कत जी, आप बोलिए सर। जी जी, मैं बुंदेलखंड को बहुत अच्छे से समझता हूँ, और भूपेन जी की रग रग में बुंदेलखंड है। जी जी सर, बोलिए सर, थोड़ा मुस्कुरा दीजिएगा, लेकिन जी जी
जी अभी जी। जो है इस डिबेट में जी, हम तो सर हंसते ही रहते हैं। आपकी मुस्कुराहट देख के मुझ में मुस्कुराहट आती है। वाह 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 सर सर अभी जी अभी अभी जी। डिस्कशन में एक ये मुद्दा रहा कि कांग्रेस के पास किसान के कर्जा माफ करने के अलावा कोई इशू नहीं था। क्या आप जी। समझते हैं कि ये मुद्दा इकलौता मुद्दा छोटा मुद्दा है? इस नहीं, देश बड़ा- प्रदेश बड़ा के मुद्दा है। अंदर जी, 35 जी। लाख किसानों के कर्जे की चर्चा करना छोटा मुद्दा है। जी जी इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में गए। सरकार की तरफ से झूठ बोला गया कि कर्जा माफ नहीं हुआ, और सरकार को फिर जो है सदन में स्वीकार करना पड़ा कि कर्जा माफ हुआ है। ये जो है ये लड़ाई झूठ और सच की लड़ाई, ये लड़ाई झूठ और सच की लड़ाई थी। कमलनाथ जिस सच को लेके आगे चल रहे थे और शिवराज सिंह जिस झूठ का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, खुद उनकी सरकार ने उस झूठ को तार तार किया। और जब सारे इशू नेकेड हो गए तो फिर जो है ये शब्दों की जुगालियां चालू हो गई। आज इशू को लेके भारतीय जनता पार्टी एक भी बयान बता दें आप, क्या आज ये बयान दे आज भी क्या भारतीय जनता पार्टी चलिए, मैं जवाब दूंगा आखिरी इस पर। दिन आज जो है था राठौर साहब चुनाव से प्रचार पूछूंगा का, मैं। आज भी शिवराज सिंह सुनिए जी, एक मिनट जी, एक सेकंड जी, और जी, एक बिल्कुल, सेकंड बोलिए, और, बोलिए, एक बोलिए सेकंड सर, और। बोलिए, बिल्कुल आज बोलिए। भी शिवराज जी। सिंह जी झूठ बोल के उन्होंने अपनी सभा समाप्त की। आज भी शिवराज सिंह ने झूठ बोल के अपनी सभा समाप्त की। आज उन्होंने घोषणा की सुहासरा की सभा में कि वो जो है मध्यम वर्ग कल्याण आयोग बनाएंगे। ये आयोग 2013 में उन्होंने चुनाव में घोषणा की थी। आज 7 साल तक सोने के बाद फिर से आयोग बन रहा है। अगर आपने ये आयोग बनाया था तो बताएं, शिवराज सिंह को इस बात का जवाब देना चाहिए कि चलिए, मैं आप झूठ राठौर साहब बोलते की हो तरफ कि सच चलता हूं। बोलते हो। कमलनाथ सच की पताका लेके निकले बड़ा थे। गंभीर आरोप है और राठौर झूठ के साहब लोग जो कांग्रेस है की झूठ तरफ को से। बर्दाश्त नहीं कर बड़ा पाते। गंभीर आरोप है। शरद उनका जी, कहना है कि कोई मुद्दा शरद था जी, ही शरद नहीं जी, मैं बीजेपी वही के आपको पास। बताना जी चाहता हूं। बोलिए सर, कि बोलिए 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 जी। मैं आपको यही निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी 2018 में किसानों के कर्ज माफी का मुद्दा लेकर आई थी। जनता ने और किसानों ने इस मुद्दे को स्वीकार किया और उसी की वजह से कांग्रेस की सरकार बनी। लेकिन राहुल गांधी जी, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं ने कहा था कि अगर 2 लाख का कर्जा माफ 10 दिन में नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। इन्होंने किसान के साथ गद्दारी की, इनने युवाओं के साथ गद्दारी की, इनने बेटियों के साथ जिनको 26,000 से लेके 51,000 देने की बात की थी, इन्होंने अपने 1.25 साल में 1 रुपया उनको नहीं दिया। उनके साथ इन्होंने विश्वासघात किया। तो इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। इस बार ये मुद्दा लेके जा ही नहीं सकते। किसानों के साथ जब ये धोखा कर चुके हैं तो इस बार कैसे जाएंगे किसानों का मुद्दा लेके? भारतीय जनता पार्टी विकास का मुद्दा लेके गई है। भारतीय जनता पार्टी ने वे सारी योजनाएं जी जो जनता के हितों में काम कर रही थी, वे सारी योजनाओं को वापस लाके सिद्ध कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान हितैषी सरकार है, आम जनता के साथ खड़ी है और उसका जवाब जनता 30 तारीख को कांग्रेस को देगी। कांग्रेस अब सत्ता से बाहर है और जीवन पर्यंत रहेगी, क्योंकि इनके पास न नेता है, न नीति है, न इनके पास कोई विजन है विकास का। फिर आपकी नेता इनके मंत्राणी जितने किसकी थे सब छाती जा में चुके हैंडपंप गाड़ रही हैं। थी आप भैया? शांत होकर सुन लीजिए द्विवेदी जितना जी, विकास सामना आपने करिए करा तो सच है। नहीं, द्विवेदी सच जी का नहीं है सर, सामना नहीं भूपेश जी है करेंगे तो सर। नहीं बात जी बनेगी। अरे जी बताइए ना भाई। आपके जी। मुख्यमंत्री जी के किसका शब्दों की सामना कर बात रहे हैं? करिए। जी। मुझे बोलने का आपकी अवसर दिया, मंत्राणी मैं जो बात है कर रहा किसकी हूँ। छाती में गाड़ रही आपके थी नील? मुख्यमंत्री के शब्दों का आपकी आकलन मंत्राणी करिए। किसकी पूरा छाती में जो हिंदुस्तान है थू-थू कर हैंडपंप रहा गाड़ है। रही थी, इसका आपके जवाब दो राष्ट्रीय आप। अध्यक्ष ने आपके आपकी मुख्यमंत्री मंत्राणी को किसकी माफी आंखें फोड़ मांगने रही का थी, आदेश ये दिया, बताइए पूर्व आप। मुख्यमंत्री को कि वे आपकी माफी मांगे मंत्राणी जनता किसकी से, आंखें फोड़ रही थी, माफी इसका मांगे जवाब इमरती दीजिए देवी आप। से और सारी आपकी महिलाओं से, मंत्राणी बहू बेटियों किसकी से माफी आंखें फोड़ मांगे। रही थी, ये जवाब दो आप भाई। जो उन्होंने कहा है जवाब उसके दीजिए ना लिए। इसका। पर किसकी कमलनाथ छाती जी में हैंडपंप गाड़ रही थी आपकी जब वो अपनी मंत्राणी गलती जी? मानना नहीं आपकी चाहते, मंत्राणी जी किसकी राष्ट्रीय छाती में अध्यक्ष, हैंडपंप गाड़ अरे रही थी, छोड़िए इसका क्या जवाब बात कर रहे हैं दीजिए। वो उनको अरे भाई, जवाब 60,000 दो ना से इसका। जिताया है मैं जनता सवाल कर रहा ने। हूं आपसे। लगातार किसकी 3 चुनाव छाती में में जिताने का चलिए, कीर्तिमान स्थापित चलिए, किया मैं उन्होंने। पटेरिया साहब की तरफ आता हूं। बीच में नहीं मैं रही होती। पटेरिया साहब की तरफ 60,000 आता से हूं। हारेंगी। पटेरिया 60,000 से साहब, ये हारेंगी। जिस तरह के 60,000 से हारेंगी। सुनने का साहस ये करिए, जिस तरह सुनने का साहस के करिए दोनों द्विवेदी। सवाल जवाब हमारे राजनीतिक मित्रों के बीच में हो रहे हैं कि अरे पहले सुन मुर्गी रहा हूं आई भाई, कि मैं पहले झूठ अंडा थोड़ी आया। सुनूंगा, मैं सच अब बोल ये दिया, हम इन सच सवालों के सुनेंगे। जवाब हमें मिलने वाले नहीं हैं हम और सच मुझे लगता है सुनेंगे, कि सच अब ये बोलिए समय भी नहीं है कि आप अब उस बहस को, क्योंकि अब ये बहस अब आ गई है ठहर कर बात करने पर, बहुत संजीदगी से अपनी खूबियों पर बात करने पर और खामियों को चुपचाप बंद कमरे में पार्टी की कोर मीटिंग्स में बात करने पर, क्योंकि टेलीविजन का मंच, उसकी डिबेट का मंच, उसका विश्लेषण का मंच नहीं है। सवाल बीजेपी के लिए भी हैं, सवाल कांग्रेस के लिए भी हैं। कांग्रेस के लिए सवाल ये हो सकते हैं पटेरिया साहब कि आखिर आपकी सरकार थी
11 महीने आपने चलाई, जैसा कमलनाथ जी कहते हैं कि 2-2.5 महीने लोकसभा में चले गए और मार्च का पूरा महीना सरकार का समीकरण कथित रूप से बिगाड़ने में निकल गया। तो हमारे पास तो 15 महीने नहीं 11 महीने बचे थे, 14 महीने 15 महीने में से। लेकिन कांग्रेस के लिए क्या मैसेजिंग है? अब तो ये सारी चीज़ें हो गई, 3 तारीख को मतदान है, 10 को हम आराम से बात करते रहेंगे दिवाली के पहले कि किसके दीप जगमगाएंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए मैसेज क्या है कि आपकी सरकार बनी, मजबूती से बनाई, विपक्ष के विधायकों को भी साधा आपने, निर्दलियों को भी साधा, लेकिन व्हाट वेंट रॉन्ग? कहाँ गलती हुई आपसे और किन गलतियों को अब आगे नहीं दोहराना है? मध्य प्रदेश से सबक लेके आपने राजस्थान में स्थिति संभाल ली, महाराष्ट्र में स्थिति मध्य प्रदेश राजस्थान के पहले आपने संभाल ली एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के साथ। तो मध्य प्रदेश में क्या अति आत्मविश्वास था, कुछ ज्यादा भरोसा था, या बीजेपी ज्यादा सयानी निकली? जी सर जी, बहुत ईमानदारी के साथ मैं एक बात के आपसे निवेदन करना चाहूंगा। अगर कांग्रेस को सीखना है तो महाभारत से सीखिए। 5 गांव देने से अगर महाभारत टाला जा सकता था तो टाल देना चाहिए था। सिंधिया चाहते क्या थे? चाहे बिसाऊलाल सिंह, एनएल सिंह कलसना चाहते क्या थे? देखिए, नए नवेलों को आपने मंत्री बना दिया। क्या उनकी जगह 2-4-5 जो 2-3 बुजुर्गों को बना देते, निर्दलियों को कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर लेते, छोटे दलों के लोगों को भी अकोमोडेट कर लेते, चाहे निगम मंडलों में, मंत्रिमंडल में, तो मुझे लगता है इस विपदा को टाला जा सकता था। अगर सिंधिया ने अध्यक्ष का पद चाहा था तो दे देते, आपकी सरकार तो चलती रहती। दरअसल बड़ी लड़ाइयों के लिए, बड़े युद्ध के लिए आपको छोटी छोटी कुर्बानियां देना पड़ती हैं। कांग्रेस को सीखना पड़ेगा उस 2 बकरों की कथा से, जिसमें एक छोटे सकरे पुल से उनको निकल रहा था, तो एक जो बुजुर्ग बकरा था वो बैठ गया था, छोटा उसके ऊपर से निकल गया था। मुझे लगता है अगर कमलनाथ ये बड़कपन दिखाते, ये बड़ी राजनीति करते, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अवसर नहीं मिलता। कहते हैं ना कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का हत्था ना होता तो लकड़ी के कटने, पेड़ के कटने का रास्ता ना होता। अगर सिंधिया ना होती तो भाजपा कैसे काम करती? सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस को आत्म अवलोकन करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, और सारे नतीजे 10 तारीख को जो आएंगे सबको सिर माथे करना चाहिए, और भाजपा भी उसको करे, कांग्रेस भी करे, और एक बट के साथ एक और बहुत छोटा सा सवाल है, उस पर भी आपका एक क्विक रिएक्शन चाहूंगा। क्या आपको लगता है 2018 के पहले कांग्रेस की ताकत अलग थी? सिंधिया थे साथ में, दिग्विजय सिंह का बहुत बढ़िया इस्तेमाल हुआ, और क्या आपको लगता है कि 2020 के इस बाई इलेक्शन में जो सबसे माहिर खिलाड़ी था राजनीति के, मध्य प्रदेश के दांव पेच को समझने वाला, नाम दिग्विजय सिंह, वो अंडर यूटिलाइज रहे? निश्चित तौर पर मुझे लगता है दिग्विजय सिंह का उपयोग नहीं किया गया। दिग्विजय सिंह का उपयोग किया जाना चाहिए। उनकी मेधा और प्रतिभा का मैं कायल हूं। उनके अपने लोगों ने बंटा ढार का मुद्दा खड़ा करके उनको पीछे धकेल दिया। कांग्रेस की सबसे बड़ी खूबी है कि धक्के देके पीछे आप कर दो। दिग्विजय सिंह का अगर ज्यादा उपयोग होता, देखिए दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा ने फलितार्थ दिया था, एक बैकग्राउंड तैयार किया था, एक माहौल तैयार किया था। दिग्विजय सिंह ने 1992 में पूरे साल भर एक टाटा स्टेट गाड़ी में पूरे प्रदेश को नाप के कांग्रेस की जीत की आधारशिलाएं रखी थी। दिग्विजय सिंह से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह आज भी कमलनाथ से बड़े नेता हैं। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे यहाँ इस तरह से बिल्कुल सहमत होता हूँ, क्योंकि सरकार जब कांग्रेस की थी तब भी उमंग सिंगार जो एक युवा नेता हैं, जो भी राइवलरी है बीच में, दिग्विजय सिंह पर जिस तरह के आरोप लगाए, दिग्विजय सिंह का वो मुझे लगता है कि वो शायद एक गलत स्ट्रैटेजी थी कि कांग्रेस में परसेप्शन ये था टॉप लीडरशिप में कि इनको हमें पर्दे के पीछे रखना है, सामने नहीं रखना है, जबकि दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जो पर्दे के सामने और पर्दे के पीछे, और संगठन को खड़ा करने में और संगठन को आगे बढ़ाने में, उनकी नर्मदा यात्रा को आप याद कीजिए 2018 की, जिसने एक बहुत फीडबैक की, एक जबरदस्त यात्रा थी, और मध्य प्रदेश में बहुत कड़ी लड़ाई थी। एक ही तासीर के 2 राज्यों में आप देखिए, छत्तीसगढ़ में 3/4 बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनती है, राजस्थान में कंफर्टेबल मेजॉरिटी से बनती है सरकार, और मध्य प्रदेश में इन दोनों के बीच इतना नजदीकी मुकाबला थम जाता है। तो आप बीजेपी को यहां खारिज नहीं कर सकती थी कांग्रेस, लेकिन शायद उसने किया और उसकी भारी कीमत चुकाई। पटेरिया साहब।
निश्चित तौर पर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को आप खारिज नहीं कर सकते। संगठन के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं है। उनका रैंक एंड फाइल में एक बात आपके साथ कई बार सरल जी शेयर करता हूं कि बीजेपी और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है और कांग्रेस लीडर बेस्ड पार्टी है। उनके नेता के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है, इनके कार्यकर्ता के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है। दूसरा, मैं एक अंक गणित आपको निवेदन करना चाहूंगा। पिछले 4 चुनाव में मिले हुए वोटों का अगर हम प्रतिशत निकालें, औसत निकालें, एकजाई करें, तो भारतीय जनता पार्टी को 41% वोट मिले हैं और कांग्रेस को 35 पॉइंट समथिंग वोट मिले हैं। 5-6% वोटों का अंतर है। ये अंतर कांग्रेस कैसे पाटेगी, ये उसकी जीत की एक बैकग्राउंड करेगा, उसके आधारशिलाएं रखेगा। राठौर साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। सवाल बड़ा ये है कि आप अब एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हैं जो कार्डर बेस्ड पार्टी है, उसके साथ पूरी तरह घुलना मिलना है, जिसकी दिशा में आपकी कोशिशें जारी हैं। आगे हमें 10 नवंबर के बाद क्लैरिटी होगी ही कि किस पार्टी के लिए अब मध्य प्रदेश की राह बहुत आसान है। लेकिन आप बीजेपी यानी आप जिस पार्टी में हैं, इमरती देवी जी कंफर्टेबल हैं, आप कंफर्टेबल पोजीशनिंग में हैं, लेकिन ये कंफर्टेबल पोजीशनिंग 10 नवंबर के बाद बदले हुए समीकरणों में इस तरह आपके सामने होगी, क्योंकि उसके बाद आप उस पार्टी के साथ जिस भूमिका में रहेंगे, चाहे कंफर्टेबल मेजॉरिटी हो या वैसी परिस्थितियां ना हो, लेकिन आपको अब उसी पार्टी के साथ आगे बढ़ना है। तो एक उस मजबूत रणनीति के साथ भी आगे बढ़ना है, क्योंकि अब जो दृश्य आगे के बनेंगे वो अब तक के दृश्यों से बहुत भिन्न होंगे। जो लाल कालीन बिछा था वो लाल कालीन शादी हो जाने के बाद समेट लिया जाता है, और अब आप उसी परिवार के सदस्य बनकर पूरी तरह काम करेंगे। क्या कहेंगे इस पर? जी राठौर साहब। जी सर जी। देखिए ये जो खुददार लोग थे कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने पार्टी छोड़ दी अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने मान सम्मान के लिए, और वो सारे लोग मेहनती लोग थे। अब भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, यहाँ आके भी मेहनत करेंगे। मैंने तो सारी जिंदगी संगठन में काम किया है और मैं उस चीज को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं। लेकिन पिछले 2.5 और 3 महीने में, 4 महीने में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं ने, चाहे प्रदेश स्तर के हों, चाहे जिला स्तर के हों, चाहे कार्यकर्ता हों, जिस तरह से आत्मसात किया है उन लोगों को जो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, तो आप मानिए हम लोग तो पूरी तरह प्रसन्नता के साथ उनसे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और आगे आने वाले समय में जो रिजल्ट होंगे वो आपको इस बात के लिए आगाह कर देंगे कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो पूरी तरह से उनके जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जिस तरह से वो सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, हम उन सब सिद्धांतों के साथ, उनके सारे जमीनी काम करने के तरीकों के साथ अपना पूरा तालमेल बनाएंगे और भविष्य में काम करेंगे। तो इस प्रकार की कोई चिंता न कांग्रेस के कार्यकर्ता जो आए थे उनमें है, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, लेकिन बल्कि आगे आने वाले समय में जो लोग रह गए हैं उनकी जिस तरह से भगदड़ मची है, जिस तरह से उनके विधायक अपने आप को असुरक्षित पा रहे हैं, 28-22 थे, 25 हुए, कल एक अभी 3-4 दिन पहले एक ने और इस्तीफा दिया, 6 लोग और लाइन में लगे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी को अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, उनको पूरा सिस्टम बदलना पड़ेगा। चाहे वो उनके पास एक ही नेता है, दूसरा नेता है भी नहीं, चाहे वो विपक्ष का नेता बनाए, चाहे वो मुख्यमंत्री बनाए, चाहे प्रदेश अध्यक्ष बनाए, बाकी नेता हैं वो पीछे से काम करते हैं, उनके हाथ में वर्तमान के नेता कठपुतली की तरह चलते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका चेहरा वो जनता को नहीं दिखाना चाहते, और कुछ लोग ऐसे हैं जनता जिनका चेहरा देख रही है, उनके पास शक्तियां नहीं है, उनके पास सोच नहीं है, उनके पास भविष्य का कोई प्लान नहीं है। तो कांग्रेस के पास स्थिति यह है, भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की एक श्रृंखला है, चाहे भले शिवराज सिंह जी हों, सिंधिया जी हों, नरेंद्र सिंह तोमर जी हों, तमाम सारे, नरोत्तम मिश्रा जी हैं, बीडी शर्मा साहब हैं, मतलब जो अपने आप में पूरा का पूरा सिस्टम संभालने की ताकत रखते हैं, ऐसे लोग हैं। तो आप कहां बराबरी करेंगे? जी, चाहे केंद्र में मोदी जी को देखिए, चाहे राहुल जी के कंपैरिजन को देख लिए, कहीं जहां भी आप जाएंगे आपको सब कुछ परिदृश्य अलग लगेगा। बिल्कुल राठौर साहब, आपने अपने अनुभव के संगठन से बात एकदम, यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि जी बोलिए, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, नहीं तो फिर हम क्वेश्चनेबल हो जाएंगे सर। जी बोलिए सर, बोलिए जी। मैं आपकी बात पे इसलिए चुप रह गया कि आपके एंकर जब भी आप होते तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात करने का पूरा अवसर मिलेगा। तो ये जब इन्होंने 1.25 साल 1.5 साल में जो किया, पूरा कांग्रेस का संगठन ध्वस्त कर दिया। उस ध्वस्त होने के बाद
जिस तरह से अकर्मण्यता की स्थिति बनी, उसकी वजह से ही आज ये परिदृश्य आपको देखने को मिल रहा है। जो सरकार जनता ने चुन दी थी वो सरकार ये संभाल नहीं पाए। ये भविष्य में क्या सरकार बनाएंगे? इनका नीचे से ऊपर तक सारा संगठन पूरी तरह ध्वस्त हो गया। जितने खुददार लोग थे, जितने अच्छी तरह संगठन में काम करने लोग थे, इस ग्वालियर चंबल संभाग में 76,000 लोगों ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। तो हम जिस प्रकार से काम करें, बूथों पे जिस प्रकार से काम किया जा रहा है, ऐसा काम वास्तव में हमने कांग्रेस पार्टी में नहीं देखा। तो बिल्कुल। ये जो सरकार बनी थी 2018 में, केवल जी। वचन पत्र जो दिया था, जिसे राहुल गांधी जी ने सील लगाई थी और सिंधिया जी ने उस पर अपना चेहरा और अपना पूरा का पूरा जो ताकत है वो झोंक दी थी, तब उस वचन पत्र पर जनता ने भरोसा किया और सरकार बनी कांग्रेस की। और उस सरकार बनने के बाद जिस तरह से इन्होंने रिएक्ट किया, जिस तरह से उन्होंने वचन पत्र का एक एक वायदा तोड़ा, अब आप मान लीजिए जनता दोबारा इन पर कभी भरोसा नहीं करेगी और अगले 20 साल तक ये अपने उस सारे सिस्टम से बाहर हो जाएंगे जो कहीं ना कहीं सत्ता और संगठन के आसपास घूमता है। आपकी जो पॉलिटिकल कमेंट्री ये रही है राठौर साहब, इसलिए इसमें अब इनसे ना कोई कई घबराहट है बातें कांग्रेस पार्टी बड़ी से, ना महत्वपूर्ण उनके रही नेताओं हैं। कई बातों से मैं इत्तेफाक करता हूं, लेकिन मैं कहूंगा यहाँ कि कांग्रेस आप ही से फिर एक फैक्टर ऑफ मोटिवेशन जो है वो बीजेपी से देखकर ही ले सकती है कि 80 के दशक में जिस पार्टी के 2 सांसद होते थे, आज उसकी जो स्थिति है और उसके पीछे एक बड़ी श्रृंखला है। 90 के दशक में रथ लेकर निकले लालकृष्ण आडवाणी इसके लिए जिम्मेदार हैं। 13 दिन की सरकार के लिए जबरदस्त भाषण देने वाले अटल जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अटल जी और आडवाणी जी जब पीछे होते हैं तो गुजरात से नरेंद्र मोदी निकल कर आते हैं और उनके सहचर अमित शाह जी निकल कर आते हैं। और कांग्रेस को अगर आप देखेंगे 70-80 के दशक में तो उसके साथ बाबू जगजीवन राम खड़े रहते हैं, जो दलितों के एक ज़बरदस्त नेता है। उसके पास और आगे आप चलेंगे तो मोतीलाल वोरा नज़र आते हैं, जो अब तक अपनी भूमिका निभाते चले आए। आप बात करें तो पटेल साहब हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप जनार्दन द्विवेदी को भी नहीं भूल सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे वरिष्ठ पीढ़ी जाती रही। बीजेपी ने उसकी जगह रिप्लेसमेंट प्रॉपर कर लिया, लेकिन शायद कांग्रेस में